डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शीबा खालिद। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी एज साइंस। सोशियोलॉजी एज साइंस तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन सोशियोलॉजी एज साइंस जो मैंने पहले डिस्कस किया है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किया है। आज मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। फैक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी जो है ये यूपीएससी का सिलेबस है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें बाकी सोशियोलॉजी से रिलेटेड और सोशियोलॉजी यूपीएससी से रिलेटेड जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी है उससे रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे। और यूजीसी नेट की तैयारी के लिए भी, यूजीसी के सिलेबस के लिए भी मटेरियल वहां से आपको मिल जाएगा। और www.mysocialbliss.com जो कि फ्री बुक्स के लिए मेरी वेबसाइट है, उस पर जाना ना भूलें। वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फ्री बुक्स अवेलेबल हैं। वहां पे आप इजीली बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन रीडिंग के लिए अपने पास सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी एज साइंस, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स। कि जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि साइंस का मीनिंग है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमिना। तो साइंस में हम क्या करते हैं? सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं किसी भी फिनोमिना की, to develop and organize information in form of variable और verifiable explanation and prediction about the cosmos। हम साइंस में क्या करते हैं? फैक्ट्स को बताते हैं। यानी जो भी सिस्टमैटिक स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन हो, चाहे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो या उससे रिलेटेड रिसर्च करते हो, उससे रिलेटेड जो डेटा गैदर करते हैं और उसको जब हम रिलायबिलिटी को टेस्ट करके जिस फैक्ट तक पहुंचते हैं वो है हमारी साइंटिफिक स्टडी। यानी साइंटिफिक स्टडी हुई सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी phenomena. So science is a systematic endeavor and that develops and organizes information in the form of verifiable explanation and prediction about the cosmos. And from the Latin word scientia meaning knowledge, science का जो वर्डली मीनिंग है वो है knowledge, जो कि लैटिन वर्ड scientia से का मीनिंग है। अब हम लोग आते हैं साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज अ साइंस कैन बी क्लासिफाइड एज इधर फंडामेंटल और अप्लाइड। साइंस जो है वो दो तरह की हैं, वो फंडामेंटल भी हैं या अप्लाइड साइंसेज होती है। तो बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च इज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज, वेयर एज अप्लाइड रिसर्च इज द परस्यूट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। यानी जो बेसिक रिसर्च होती है वो है फैक्ट को बताना, और जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसको प्रैक्टिकली जो इसका एप्लीकेशन होता है, वो किसी इस नॉलेज का उसको यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं applied research. So despite the fact that some scientific research is applied to particular issues, basically the research has contributed much to our understanding, and this open up possibilities for the technological advancement that were not intended or occasionally even conceivable. तो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इनके लिए इन रिसर्च को यूज किया जाता है ताकि आगे हम अपने जो टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकें। अपना जो हमारा जो गैप है उसको पूरा करने के लिए, यानी जो हमारी चीजें मिसिंग हैं उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए उन रिसर्च को हम अप्लाई करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो फंडामेंटल एंड अप्लाइड दो तरह की होती है। फंडामेंटल जो रिसर्च होती है उसका काम है कि हमको फैक्ट का पता लगाना है, फैक्ट बताना है। उन रिसर्च को, जो फैक्ट है उसको हम आगे जो है एडवांसमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो है फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो फैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? फैक्ट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैक्टम। फैक्टम दैट मीन्स समथिंग दैट हैज ट्रूली हैपेंड, यानी समथिंग दैट हैज ट्रूली हैपेंड और इज द सिचुएशन इज अ फैक्ट। यानी जो चीज वाकई हुई है, रियलिटी है, फैक्ट है, जिसका कि हमारी सोच से या अजम्पशन से, हमारे प्रिडिक्शन से या हमारे किसी भी तरह के अपने इंटरप्रिटेशन से या हमारे फैंटेसी वर्ल्ड से जिसका लेना देना नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ इज ऑफन जज ऑन इट्स वेरिफिएबिलिटी। और
if it can be demonstrated to match the experience. तो repeatable experiments are used to validate scientific findings. जो repeatable जो experiments होते हैं उनको use किया जाता है इन facts को पाने के लिए, यानी जो scientific study होती है, scientific findings जो होती हैं उनको gather करने के लिए जो repeatable जो experiments होते हैं उनको किया जाता है. तो a fact is therefore thought of as observation that can be verified objectively. So set of ideas that offers an explanation for anything is referred to as a theory on the other hand. तो fact जो होता है उसका हमारी रियलिटी से लेना देना है, यानी जो रियलिटी है जिसका कोई हम एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद तब हम फाइनल नतीजे पे पहुंचते हैं, वो होता है फैक्ट. तो साइंटिफिक स्टडी जो होती है उसका मतलब होता है फैक्ट को बताना. साइंटिफिक स्टडी का मतलब है फैक्ट को बताना. इट इज एन overly broad and abstract statement that tends to link things together logically, यानी concept of variables किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं. So building theories entails creating abstract interpretation that may be applied to wide range of factual circumstances. तो फैक्ट का जो मतलब होता है वो कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स जो हैं उनका रिलेशनशिप क्या है, वेरिएबल्स का एक दूसरे पे क्या रिलेशनशिप है, या हमारी जो अजम्पशंस हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस है जिनको कि हम रिसर्च में क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टडीज, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, हम जो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं उनको साबित करने के बाद, उनको टेस्ट करने के बाद हम फैक्ट पे पहुंचते हैं. तो एज अ रिजल्ट इन सोशियोलॉजी, अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन ह्यूमन सोसाइटी. तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी के अंदर जो कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, जो फैक्ट है सोशियोलॉजी के अंदर, वो कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट जो हैं जो एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन सोसाइटी को, वो है थ्योरी. तो एज व्हाट ऑलरेडी मेंशन, सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है. क्योंकि व्हाई इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी? बिकॉज वी डू अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी in the subject matter of sociology also, like we do a systematic study in नेचुरल साइंसेज. जिस तरीके से हम सिस्टमैटिक स्टडी नेचुरल साइंसेज के अंदर करते हैं, उसी तरीके से, उसी मेथड से हम सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो सोसाइटी की करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके. सो एज we all know scientific research is hypothesis driven guided quest for facts. तो scientific research क्या है? किसी भी चीज के बारे में, मान लीजिए कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, उसको हमको हमारा एक जनरल ओपिनियन होता है उसके बारे में. बिना इस ओपिनियन के हमारी रिसर्च स्टार्ट हो ही नहीं सकती. किसी भी फिनोमेना को, या हम ऐसा देख लें कि अगर हमको जानना है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, या एक जनरल आइडिया होगा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकाल रही है, या हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से प्रॉपर हमारे यहाँ अरेंजमेंट्स कम है, ये हमारा एक जनरल आइडिया होगा. अब इस जनरल आइडिया को साबित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जिस एरिया में, वो लोकेशन हमको चुनना पड़ेगा, वो एरिया हम चुनेंगे. उसके बाद हमारी एक पॉपुलेशन होगी जिसके ऊपर के हम स्टडी करेंगे, जिसमें अनएम्प्लॉयड जो पर्सन होंगे उनको हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्ट करने के बाद हम इतनी हाइपोथेसिस, यानी जो हमारी अपनी प्रिडिक्शन थी, जो हमारा अपना अजम्पशन था कि रीजन क्या है एक अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी कंट्री में, तो उस रीजन को हम टेस्ट करेंगे जो डेटा हमने गैदर किया है. तो दोनों को जब हम टेस्टिंग पे डालेंगे, जो सोशियोमैटिक जो टूल्स हैं उनके ऊपर जब हम डालेंगे, जब टेस्टिंग करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, यानी तब हमारा फैक्ट बाहर आएगा. तो हाइपोथेसिस जो ड्राइवन होती है उसको जब हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है फैक्ट, यानी वो हमारा रिजल्ट निकल के आता है जिसको कि हम डिफरेंट टेस्टिंग से, डिफरेंट रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं. तो फैक्ट जो होता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद. तो हाइपोथेसिस क्या हुई? हाइपोथेसिस इज ए स्पेकुलेटिव असर्शन दैट सर्टेन फैक्ट्स आर रिलेटेड टू वन एंड अदर. हाइपोथेसिस जो होती है हमारी, जो इसमें हाइपोथेसिस क्या करती है, वो डायरेक्ट करती है रिसर्चर को टू सर्च फॉर रेलिवेंट डेटा.
जब तक किसी भी फिनोमेना के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमें आइडिया नहीं होगा, हमारा अपना अजम्पशन नहीं होगा, उसी के बेसिस पे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब हम ब्लैंक होंगे बिल्कुल से, हमें कुछ भी नहीं मालूम होगा, तो हम किस बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, अपनी रिसर्च पे कहाँ पे आगे जाएंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे? कुछ तो आइडिया होगा हमारे दिमाग में, या कोई भी एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी भी चीज के बारे में हमारा अपना अजम्पशन होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए हो रहा, हमारी अपनी सोच उसके पीछे काम करती। तो उस सोच को सही साबित करने के लिए या चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जैसा हम सोच रहे हैं, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, या इट इज सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट, तो हम क्या करेंगे, वो हम जो सोच हुई, जो प्रेडिक्शन हुआ, वो हमारी हाइपोथेसिस हो गई। उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च फॉर्म करेंगे, रिसर्च डिफरेंट तरीके से डेटा कलेक्शन होगा हमारा, देन एनालिसिस होगा, उसके बाद हम फैक्ट पे पहुंचते हैं। यानी रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अजम्पशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अजम्पशन होंगे, अजम्पशन और जो रिसर्च है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि अजम्पशन है तभी हमारी रिसर्च आगे स्टार्ट होगी, अदरवाइज हम ब्लैंक होंगे। तो हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्चर को डायरेक्ट करती है, डायरेक्शन देती है उनको। तो हाइपोथेसिस डायरेक्ट द रिसर्चर सर्च फॉर रेलिवेंट डेटा. So to test the theory, our social scientists or sociologists or researcher gather data and through field work, so data is processed once it is collected, उसको process करते हैं, analyze करते हैं, and then the researcher compares the hypothesis to the data that have been analyzed. उसके बाद क्या होता है, जो हमारी अपनी hypothesis होती है, यानी जो हमारा अपना prediction होता है, उससे उस data को test किया जाता है. If the hypothesis is confirmed by the fact and proven, it transform into a thesis. तो उसको हम thesis में transform कर देते हैं. यानी हमारी hypothesis अगर सही साबित हुई, जो हमने सोचा था वो सही है, या हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट भी हो सकती है और नॉन सिग्निफिकेंट भी, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकती है, तो हमारी सोच जो है वो सही भी हो सकती है, जैसा हमारा अजम्पशन है वो नहीं भी हो सकती है। तो या फिर हम एज ए रिसर्चर, अगर हमको किसी भी चीज के बारे में, ऐसे तो हम ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज चलते फिरते हमारी एक अजम्पशन हो ही जाती है कि इसके ये रीजन है, ये वजह रही होगी इसकी, हम अपने मन से चीजों को अज्यूम करते चलते हैं। लेकिन जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अजम्पशन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। अजम्पशन की गुंजाइश उतनी ही होती है कि हमको उस अजम्पशन को, हमको उस हाइपोथेसिस को बेस बना करके उसके ऊपर अपनी रिसर्च को स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि हम आगे बढ़ के उसको साबित कर सकें, उसको टेस्ट कर सकें, देख सकें कि जो हम सोच रहे थे या जो लोगों का मानना है, लोगों का जो अजम्पशन है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, वो कितने हद तक सही है। जो लोगों की थॉट है, जो इंडिविजुअल थॉट आ रही है, या हम जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा होगा या ये रीजन होगा, तो वो किस हद तक सही है, उसको साबित करने के लिए हमको उसको टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तभी हम इसको साइंटिफिक रिसर्च कह सकते हैं। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, सिस्टमैटिक रिसर्च ऑफ सोशल फिनोमेना। नेचुरल साइंसेस के अंदर नेचुरल जो चीजें हैं उनकी रिसर्च होती है, लेकिन सोशल साइंस के अंदर यानी सोशियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सोसाइटी एज ए होल रिसर्च करते हैं। सोसाइटी को हम, पूरी सोसाइटी हमारा जो है वो एक लेबोरेटरी की तरह होती है, जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को रिसर्च करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो थीसिस जो हुई, थीसिस, ऑल थ्री कॉन्सेप्ट क्या हुए, थीसिस, थ्योरी एंड लॉ। तो दे आर जनरलाइजेशन, इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। तो दे स्टैंड फॉर वेरियस लेवल ऑफ जनरलिटी। सो व्हाइल देयर आर मेनी रूल्स इन द साइंटिफिक साइंस, सोशल साइंसेस सिंपली हैव हाइपोथेसिस। साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैनी रूल्स होते हैं, लेकिन सोशल साइंस में जो रिसर्च होती है उसके लिए जो बेस होगा वो होगी हमारी हाइपोथेसिस। तो सोशल साइंस रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर और इन सोसाइटी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस वैल्यू। किसी भी रिसर्च के लिए जो जनरलाइजेशन है वो है थीसिस, theory and law. So they stand for various level of generality. While there are many rules in the scientific science, but social science का जो simple rule होता है वो है hypothesis. Social sciences research जो है वो human behavior की सोसाइटी में स्टडी करती हैं, तो विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस वैल्यूज, बिलीव्स एंड अदर डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड रीजंस। जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करेंगे या ह्यूमन सोसाइटी को हमको स्टडी करना है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हमको स्टडी करना
इंपॉर्टेंट है, यानी हम सोसाइटी को इन जनरल स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन से रिलेटेड वैल्यूज भी हैं, बिलीव्स भी हैं, अदर जो डिस्टिंक्ट मीनिंग्स हैं, रीजंस हैं, उन सबको हमको एज ए सोशल साइंटिस्ट स्टडी करना पड़ता है इन सोशलॉजिकल स्टडी। सो एज ए रिजल्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल जनरलाइजेशन और लॉ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी गिवन बाय द डाइवर्सिटी एंड डायनामिज्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल। तो ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल स्टडी करने के लिए हमारी जो बेस हमारा होगा हाइपोथेसिस, वरना ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम किस लेवल पे अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। और ह्यूमन स्टडी करना, सोशियोलॉजी क्यों अलग है, डिफरेंट अलग सोशल साइंसेस से क्यों अलग है सोशियोलॉजी? क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर हमारी जो स्टडी होती है वो होती है सोसाइटी एज ए होल की। हम सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी एज ए होल स्टडी करते हैं, यानी पूरी सोसाइटी को। जैसे कि अमाइल दरखीम ने बताया 3 टाइप्स से, 3 तरीके से जब हमको स्टडी करना है, सोशियोलॉजिकल स्टडी करना है, यानी सोशियोलॉजी में जो रिसर्च करना है, उसके लिए हमको सोसाइटी को 3 तरीके से 3 भाग में बांटना पड़ेगा, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। तो सोशल जनरल सोसाइटी जो होती है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी यानी उससे रिलेटेड बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, पॉपुलेशन है हमारी, डेंसिटी है हमारी, मेल एंड फीमेल रेशियो है, ये सारा हमारा मॉर्फोलॉजी के अंदर चला गया। उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में लैंग्वेज है, किस इनकम स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर चली गई। उसके बाद हमारा आया जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडी जो हम करेंगे उसमें फिर हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्टडी है वो सारी चीजें हमारी जनरल स्टडी के अंदर। तो कोई भी सोसाइटी को अगर हमें स्टडी करना है, ह्यूमन बिहेवियर को अगर हमको स्टडी करना है, तो सोशलॉजिकल स्टडी के अंदर हमें उससे रिलेटेड चीजें यानी वैल्यूज, बिलीव्स, अदर जितने भी डिस्टिंक्ट चीजें हैं जो कि उसकी सोसाइटी से, ह्यूमन बीइंग से या उस ग्रुप से रिलेटेड है, जिस हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिसर्च कर रहे हैं उसको स्टडी करते हैं, तो जो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हमको इन सब चीजों को स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि हम सोशियोलॉजी के अंदर जो स्टडी करते हैं वो करते हैं सोसाइटी एज ए होल। तो हाउ थ्योरी एंड फैक्ट्स इंटरैक्ट, तो एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है किस तरीके से थ्योरी ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। तो द अमेरिकन सोशियोलॉजिक रॉबर्ट के मर्टन हैज रिटन इन डेप्थ ऑन दिस टॉपिक. In his article, he argues that without a theoretical approach, we would not know that facts to seek to when commencing a study or when evaluating the outcomes of research. So in his articles, the bearing of sociological theory on empirical research, so existing theories frequently function as a starting point of the creation of the hypothesis. जो existing theories होती हैं, यानी हम सबसे पहले hypothesis हमारी बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं review of literature. रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है जो प्रीवियस स्टडीज हैं, जो प्रीवियस रिसर्च है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी जिसपे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उस एरिया से रिलेटेड जो प्रीवियस स्टडीज हैं, प्रीवियस रिसर्च हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं। उसके बाद वहां से जो हमारा हाइपोथेसिस क्रिएट होता है, यानी हमारे जो मेजर रिसर्च गैप्स जो होते हैं, जो गैप्स हैं जिनको अब हमको आगे लेके अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है, वहां से उन पॉइंट्स को लेके हम क्या फॉर्मुलेट करते हैं? हमारी हाइपोथेसिस। तो विच इन टर्न इंस्पायर एंड डायरेक्ट एडिशनल इन्वेस्टिगेशन एंड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। तो अब उस चीज को लेके, यानी जो तो स्टडी हो चुकी, अब जो पॉइंट्स छूट गया, जो रिसर्चर से जो चीजें छूट गई, यानी जो उसको कहते हैं हम मेजर रिसर्च गैप्स। तो जो गैप्स छूट गए, उन गैप्स को लेके वहां से हमारी स्टडी शुरू होती है। तो हमारी स्टडी जब शुरू होगी उन्हीं गैप्स को लेके, उन्हीं पॉइंट्स को लेके हमारी जो हाइपोथेसिस जो होती है वो फॉर्मुलेट होती है। उसके बाद हमारी स्टडी वहां से शुरू होती है। तो फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन थ्योरी, द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल इन कंटेम्परेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज द राइज ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जो मार्क्सियन, जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल की, उन्होंने बताया कि जो कंटेम्परेरी जो कैपिटलिस्ट थ्योरी है उसमें जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी जो क्लास स्ट्रगल है लोगों का, कोई लेबर क्लास है, कोई कैपिटलिस्ट क्लास है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करता है। तो जो रीजन है इस क्लास स्ट्रगल का या एलिनेशन का, उसको इन्होंने इकोनॉमिक इक्वालिटी बताया है। तो एज ए रिजल्ट यू मे बिगिन इन्वेस्टिगेशन वेदर और नॉट
not economic disparity plays a role in the emergence of the caste tension in rural India और नक्सलिज्म? तो यही सेम स्टडी को, इसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी से अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हुए, यहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी कि हम इंडिया के अंदर जो कास्ट टेंशन है, रूरल इंडिया या नक्सलिज्म जो है, क्या यही रीजंस है, यही वजह रही होगी जो इस तरीके की प्रॉब्लम इंडिया में फेस करनी पड़ी? तो इन्हीं के थ्रू हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो क्रिएट होगी, हम फॉर्म होगी, और हमें एक डायरेक्शन मिलेगा हमारी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए. Thus, the theory aids in defining the categories of important facts. Second theory creates a logical connection between the two or more variables. यानी जो variables है, यानी कौन जिम्मेदार है, तो इक्वल इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है वो जिम्मेदार है, या कोई और रीजन है, तो डिफरेंट जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम डिसाइड करेंगे. हमारी जो हाइपोथेसिस होगी उसमें वेरिएबल्स डिसाइड होंगे जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. तो कौन सा वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है किस पे? तो वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो मेकिंग इट अ यूजफुल टूल फॉर प्रिडिक्शन एंड रेगुलेशन. For example, a number of ideas have emphasized the importance of female education for advancement of society as a whole. तो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि नंबर ऑफ जो आइडियाज हैं, जो नंबर ऑफ लोगों का ऐसा मानना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, जो फीमेल एजुकेशन है वो सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है. कि जो हमारी सोसाइटी आज मॉडर्न हो रही है, या फिर जो हमारी फीमेल्स जो हैं वो उनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, वो आगे बढ़ रही हैं, तो उसके लिए उनकी जो एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है. यानी एजुकेशन की ही वजह से, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा जो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट या मॉडर्निटी हम देख रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है. तो अब हम क्या करेंगे? Therefore, because we know now that female education has a direct impact on social development of a सोसाइटी, यानी जो फीमेल की एजुकेशन है उससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटल डेवलपमेंट पे पड़ रहा है. सो नेशंस एंड विद लो फीमेल एजुकेशन कैन स्टार्ट नेशनल फीमेल एजुकेशन program in order to enhance their position on the social development index. So Merton contends that empirical research is typically given a very passive role, the testing or verification of hypothesis. In his other article, he defined that the bearing of empirical research, a sociological theory, empirical research, according to Merton, does not then just affirm or reject ideas, it actively tests and verifies the theory. तो hypothesis जो हम create करते हैं सोशलॉजिकल रिसर्च के अंदर, उसको हम टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं. तो मर्टन जो है वो उनका कहना है कि द बेयरिंग ऑफ एम्पायरिकल रिसर्च जो है ऑन द सोशलॉजिकल थ्योरी, तो अकॉर्डिंग टू मर्टन इट डज मोर देन जस्ट अफर्म और रिजेक्ट आइडियाज. ये अफर्म करना है या फिर रिजेक्ट करना आइडियाज को, ये डिपेंड करता है टेस्ट एंड वेरीफाइज ऑफ द थ्योरी के ऊपर. सो मर्टन्स व्यू में रिसर्च हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन थ्योरी क्रिएशन. जो रिसर्च का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो थ्योरी क्रिएशन पे होता है. तो सिंस इट सर्व एट लीस्ट 4 इंपॉर्टेंट पर्पसेस, इट स्टार्ट थिंग्स ऑफ, रीफॉर्मुलेट, diverts attention and clarifies theories. So in his articles, Merton explained how under certain circumstances a research discovery might lead to social theory. जो research discovery है, research experiment है, वो social theory को किस तरीके से form करते हैं. So his term for it is serendipity pattern, or according to Merton, successful empirical research not only validates theoretical generated hypothesis but also generates new ones. तो जो सक्सेसफुल रिसर्च होती है, ना ही जहां पे सिर्फ हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होती है वो जनरेट नहीं होती है, बल्कि वहां से न्यू जो थ्योरीज होती हैं वो भी जनरेट होती हैं. सो दिस माइट बी रेफर्ड टू एज द सेरेंडिपिटी एलिमेंट ऑफ रिसर्च. जो एक डिफरेंट जो पार्ट होता है, डिफरेंट एलिमेंट होता है रिसर्च का, उसको हम इसको रेफर कर सकते हैं. और द एक्सीडेंटल और कनिंग फाइंडिंग ऑफ रिलायबल रिजल्ट्स सो दैट वर नॉट sought after. So in planar terms, it suggests that throughout the course of study, some unexpected but strategic evidence may be
डिस्कवर। तो थ्रू आउट जो स्टडी होती है सब अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उस तरीके के जो एविडेंस होते हैं, न्यू जो एविडेंस होते हैं वो डिस्कवर हो जाते हैं, विच में लीड टू द इनिशिएशन ऑफ कंप्लीटली न्यू आइडिया और न्यू theory. So for example, Elton Mayo, a professor at the Harvard Business School, carried out a series of studies at the Western Electric Company's Hawthorne facility in Chicago as part of his inquiry on the relationship between working conditions and productivity. तो ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने. So Mayo began with the presumption of scientific management. एक presumption यानी hypothesis के साथ स्टार्ट किया उन्होंने scientific management, thinking that the primary drivers of production were the physical circumstances on the work environment. तो जो उन्होंने जो assumption था, जो hypothesis थी, वो क्या थी कि primary drivers of production, जो primary drivers of production के were the physical circumstances of the work environment, the workers' ability and the financial incentives. तो वो डिपेंड करता था फिजिकल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर. हाउएवर मायो डिस्कवर्ड दैट द इनफॉर्मल ग्रुपिंग एंड द ग्रुप फॉर्म्स नॉर्म्स हैव ए रोल इन इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी व्हेन डूइंग हिज रिसर्च. तो उनका जब रिसर्च हुई तो उनको ये डिस्कवर किया उन्होंने कि जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग होती है और ग्रुप जो नॉर्म्स होते हैं हैव ए रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड द productivity of the things. So the human relations school emerged from the Hawthorne studies, challenging ultimately leading to the reformation or reformulation of the traditional scientific management approach. So it was claimed that the financial incentives were insufficient to excite employees and assure that collaboration that scientific management offered a very limited perspective of man. ये जो है उसका रिजल्ट था. So with the Hawthorne study, the focus shifted from the worker as an individual to the worker as a part of social group. तो जो हॉथॉर्न की जो स्टडी थी उसने क्या फोकस किया, उसने शिफ्ट किया फोकस को जो वर्कर को एज ए इंडिविजुअल देखे बल्कि वर्कर को एज ए social group, as a part of social group. तो instead than just being influenced by the financial incentives, यानी जो financial incentive जो production के ऊपर जो फर्क पड़ता है उससे financial incentive के बजाय work schedule created by management, the employees behavior was understood as a reaction to social norms. उस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है जब हम एक सोशल नॉर्म्स की या बिहेवियर को अंडरस्टूड करके उसको काम को आगे बढ़ाते हैं. तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट इनफॉर्मल वर्क ग्रुप मैच्योर, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इनफॉर्मल वर्क ग्रुप create their own norms and values which are upheld through the use of collective punishment. So due to an individual's reliance on the group, such as punishment have a lot of power, his fundamental urge to feel like a member of social group is the जहां से वो belong करता है, and he needs acceptance यानी recognition and status needs that cannot be met if he doesn't follow the rules of the group. तो उसको जो एक्सेप्टेंस, जो स्टेटस, जो रिकॉग्निशन उसको जरूरत होती है एक इंडिविजुअल को, वो इंसेंटिव से कहीं ऊपर होती है. तो उसके लिए वो प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा काम करता है, अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए. जो अपने रूल, अगर उसको लगता है कि अगर हम सोशल ग्रुप जो है हमारा, उसके जो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है, अगर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हम तोड़ते हैं तो वो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो कि उसका मकसद होता है. अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के. तो ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव पे देखते हैं. तो रिलेशनशिप बिटवीन द थॉट एंड एक्चुअलिटी इज देयरफॉर कॉम्प्लेक्स. ऑब्जेक्टिविटी क्या है और सब्जेक्टिविटी क्या है? तो थ्योरी एंड फैक्ट्स यानी एम्पिरिकल एंड इन्वेस्टिगेशन तो आर inextricably linked. थ्योरी और एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन कैन नेवर बी एंटायरली सेपरेटेड. तो जो थ्योरी होती है और जो फैक्ट्स होता है, थ्योरी क्या होती है? जहां से हमको बेस मिलता है, जहां से हमारी हाइपोथेसिस फॉर्म होती है, जिसको बेस बना के हम अपनी रिसर्च को, अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं. और फैक्ट्स जो होते हैं हमारे रिजल्ट होते हैं, यानी डिफरेंट जो हमारे डेटा का एनालिसिस के बाद हम टेस्टिंग के बाद रिजल्ट तक पहुंचते हैं, वो होते हैं हमारे फैक्ट्स. तो वी कैन ओनली क्रिएट साउंड थ्योरेटिकल frameworks if we can put them to the test via empirical study. So values are often seen as a standard or desirable
behavior. So to put into another way, a value is conviction that something is admirable, यानी उसकी value जो होगी, तो अगर हम उसको values में करेंगे तो value is a conviction. So then something is admirable and worthwhile. So it outlines what matters is worthwhile. So values vary from culture to culture and from civilization to society. जो values हैं वो transmit होती हैं from culture to culture and from civilization to society. So whether it was Comte or Spencer or Durkheim, the early sociologists, founding fathers of the sociology, they emphasize the importance of fact. So remember, as we previously discussed, and in my previous videos also we have discussed, that these scholars prompted a positivist approach to studying society. यानी सोसाइटी को उसी तरीके से स्टडी करना जैसे कि नेचुरल साइंस में हम फिनोमेना को स्टडी करते हैं. तो एम्फेसाइजिंग द स्टडी ऑफ ओनली दोज एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी दैट कुड बी एम्पायरिकली ऑब्जर्व एंड देयरफॉर क्वांटिफाइड, यानी जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको कि हम क्वांटिफाइड कर सकते हैं. सो ऑन द अदर हैंड, एंटी पॉजिटिविस्ट जो एकेडमिक्स थे उन्होंने कहा कि दैट स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी इज द फोकस ऑफ सोशियोलॉजी, दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज. जैसा कि जो मैक्स वेबर, मार्गरेट मीड एंड अदर सजेस्टेड ए सोशल एक्शन अप्रोच टू स्टडीइंग द सोसाइटी. तो दो तरह के जो स्कूल ऑफ थॉट्स थी, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कि हम लोगों ने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में पढ़ा था, वो प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगी. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं. तो रोल ऑफ वैल्यूज इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी एंड द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. तो वैल्यूज फंक्शन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड द प्रॉब्लम the study of human behavior in society is the subject matter of sociology. तो subject matter of sociology क्या है? वो है human behavior को स्टडी करना सोसाइटी में. तो जब हम भी तो हमें जब सोशलॉजिकल स्टडी करना है तो हमें सोसाइटी एज ए होल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है जिन चीज़ों से रिलेटेड है उसमें हर चीज़ को, हर पार्ट को हमको स्टडी करना पड़ेगा. तो वैल्यूज कि जो एक्ट होता है एज द कंपास ऑफ ऑल द ह्यूमन बिहेवियर. सो एडिशनली सोशल रिसर्च इज ए सोशल बिहेवियर इन एंड ऑफ इटसेल्फ दैट इज मोटिवेटेड बाय द आइडिया ऑफ सर्च ऑफ रियल नॉलेज, यानी फैक्ट. तो वैल्यूज आर ऑफन सीन एज a standard of desirable behavior. To put it another way, a value is a conviction that something is admirable and worthwhile. So it outlines that matters is worthwhile. तो सोशलॉजिकल जो इंक्वायरी है, सोशलॉजिकल जो स्टडी है, उसमें हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं. प्रॉब्लम को जो स्टडी होगी वो है फैक्ट बताने के लिए, रियलिटी बताने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी के लिए जो डिपेंड करती है. जो सोशलॉजिकल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करती है. तो वैल्यूज जो होती है वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड फ्रॉम सिविलाइजेशन टू सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, which are of this worldly character, are the dominating ideals in the West. So in India, moksha had long been regarded as the ultimate otherworldly objective of human life. So in order to prevent the social scientists' own biases or preferences from tainting the data gathering and analysis, objectivity is a frame of mind and the aim of scientific research is objectivity. Scientific research का जो meaning है, जो मतलब है, वो है objective, जो है वो है objectivity. So because it is the science, sociology strives towards objectivity. So therefore racial, ethnic, religious, sexual और या ideological prejudices जो होती हैं should not be present in scientific research. यानी हमारी अपनी सोच का या किसी religion के लिए या किसी ethnic group के लिए या racial के लिए हम bias हो करके research में जो results हैं उनको हम नहीं दे सकते. The need of objectivity in sociological research has been emphasized by all important sociologists. For example, Durkheim in his Rules of Sociological Methods stated that social facts must be treated as things. All
preconceived notion about the social facts must be abandoned. So even Max Weber emphasized that the need of objectivity when he said that sociology must be value free. According to Radcliffe Brown, the social scientists must abandon or transcend in ethnocentric or egocentric biases while carrying out researches. यानी इन रिसर्चर्स का, सोशियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि सोशलॉजिकल रिसर्च में जब क्योंकि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसमें बायस होने की या वैल्यू फ्री होना चाहिए, उसकी गुंजाइश नहीं है कि हम अपने मन से या फिर बायस होकर के किसी भी तरह की स्टडी को करें या रिजल्ट्स को या फैक्ट को बताएं. तो इट इज पॉसिबल फॉर सब्जेक्टिविटी टू एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस. तो सब्जेक्टिविटी जो है उसकी जगह है process of developing or formulating the hypothesis. So usually theories already in existence are used to drive hypothesis. जो previous theories होती हैं उनके basis पे hypothesis को तैयार किया जाता है. So all sociological theories nowadays are created by the restricted or specific group whose interest and point of view they represent. So a bias will therefore be immediately introduced into the sociological study upon the development of hypothesis. So the gathering of empirical data is the fourth step of the research process when subjectivity intrudes. So there is no perfect method of collecting data. So each method जो है has the potential to introduce subjectivity in one form to another. For example, in the case of participant observation, जिसमें हम हिस्सा होते हैं उस ग्रुप का, वहां रह करके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वर जो होता है वो डेवलप करता है बायस इन फेवर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि वो उसका हिस्सा होता है. सो ही इज रिसर्चिंग एज अ रिजल्ट ऑफ नेटिविजेशन, यानी जो एक वहां का हिस्सा होगा इन कंट्रास्ट टू द ग्रुप बीइंग स्टडीड. द सोशियोलॉजिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द ऑब्जर्वेशन, सो ही विल प्रोबेबली इम्पोज हिज बिलीव्स एंड बायसेस. So there are some biases in every society. For example, in India, people have prejudices that against untouchables or women. So while in America, people have prejudices against black people. तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो इस तरीके के बिलीव्स हैं, इनके लिए बायस होकर के किसी तरह का स्टेटमेंट इसकी सोशलॉजिकल रिसर्च में या साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी जगह नहीं होती. तो सच प्रेजुडिसेस ऑफ द ऑब्जर्वर में इन्फ्लुएंस हिज ऑब्जर्वेशन. फर्दर इन केस ऑफ इंटरव्यू एज ए टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, द डेटा में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेस्ट ऑफ द इंटरव्यू. इन्फ्लुएंस हो सकता है कॉन्टेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, इंटरैक्शन ऑफ द participant definition of the situation. So and if adequate rapport does not extend between them, there might be a communication barriers. अगर respondent और या researcher के बीच में रैपो सही तरीके से नहीं बन पाती है, तो जो respondent होते हैं वो definitely सही आंसर नहीं करेंगे या फिर बायस हो जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, ही डिस्क्राइब दैट इंटरव्यू समटाइम्स कैरीज ए डबल डोज ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी सब्जेक्टिविटी की वहां पे जगह हो जाती है. रिसर्चर जो है वो बायस हो जाता है या सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता सामने रिस्पोंडेंट से, तो उस पोजीशन में भी सही जो फैक्ट है जो वो सामने नहीं आ पाता है. तो फाइनली सब्जेक्टिविटी कैन ऑल्सो क्रीप इन द ड्यू टू फील्ड लिमिटेशन, एज वॉज फाउंड इन केस ऑफ एंड्रयू बेतीज स्टडी of the Sri Puram village in Tanjore, where the Brahmins did not allow him to visit to untouchability locality and study their point of view. तो जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया स्टडी करने के लिए. तो Meidel argues that sociology at best could aspire for the goal of value neutrality on the part of researcher. So this could be attained by either on the following ways. So researchers should exclude all ideological non-scientific assumption from his research. क्या करना पड़ेगा रिसर्चर को? Should exclude all ideological और non-scientific assumption, उनको हटाना पड़ेगा. Researcher should make his value preference clear in the research monograph. जो value preference है, जो value है, उसको first preference देनी पड़ेगी. As Weber has also stated that the researcher should be value frank.
तो रिसर्चर्स शुड नॉट मेक एनी इवैल्यूएट जजमेंट अबाउट एम्पिरिकल एविडेंस। जो एविडेंस है उनके साथ रिसर्चर को छेड़छाड़ नहीं करनी है, अपना जजमेंट नहीं देना है, बायस नहीं होना है। तो रिसर्चर शुड रिमेन इनडिफरेंट टू द मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ हिज रिसर्च। सो हाईली ट्रेन्ड एंड स्किल्ड रिसर्च वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड। Various method of data collection should be used and the result obtained from one should be cross-checked with those from the other. तो जो वेरियस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है उनको यूज करना चाहिए, रिपीटेबल जो एक्सपेरिमेंट हैं वो होने चाहिए ताकि जो क्रॉस चेकिंग वो की जा सके। तो फील्ड लिमिटेशन मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड इन द रिसर्च मोनोग्राफ। तो आई होप कि ये जो पॉइंट है आप क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की मेरी वीडियोस के लिए आप लोग लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको बाकी की वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। और फ्री बुक्स के लिए www.mysocialbliss.com पे जाइए और वहां से PDF फॉर्मेट में बुक को ऑफलाइन रीडिंग के लिए डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।